एक गांव में उर्मिला नाम की औरत अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में उसका बड़ा बेटा हर्ष और छोटी बेटी पूनम थी। उसकी बेटी पूनम गांव में ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। एक दिन की बात है, जब उर्मिला सुबह सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी कहीं बाहर जा रही है। पूनम बेटी, तुम इतनी जल्दी तैयार होकर आखिर कहाँ जा रही हो? अभी तो ब्यूटी पार्लर खोलने का भी टाइम नहीं हुआ। माँ, अब मैं ये गांव छोड़कर जा रही हूँ। मुझे इस गांव में अब नहीं रहना। बेटा, ये तू कैसी बातें कर रही है? तू हमारे साथ नहीं रहना चाहती क्या? तभी वहाँ पर पूनम का बड़ा भाई आ जाता है और वो बोलता है, पूनम, आखिर तुम माँ को बता क्यों नहीं देती कि ये गांव तुम छोड़कर क्यों जा रही हो? वो भी मेरे साथ, बताओ माँ को। उर्मिला अपने बेटे की तरफ देखकर बोलती है, बेटा, ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ माँ, मुझे इस गांव में रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। यहाँ के गांव वाले बहुत ही ज्यादा गंवार हैं। मैं आपसे कितनी बार कह चुका था कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, लेकिन आप मेरी सुनती कहाँ हो? आप भी हमारे साथ चलिए माँ। लेकिन माँ, आप हमारी सुनती ही नहीं है। बेटा, ये गांव और ये घर छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? यहाँ पर मेरी यादें बसी हुई हैं। तो फिर ठीक है माँ, आप बस अपनी यादों के साथ यहीं पर रहिए। हमें यहाँ पर अब बिल्कुल नहीं रहना। भैया को पेरिस में जॉब मिल गई है और उनको वहाँ पर फ्लैट भी मिला है। अब मैं भैया के साथ ही रहूँगी। बेटा, अगर तुम दोनों यहाँ से चले जाओगे तो मैं यहाँ पर कैसे रहूँगी? मेरा खर्चा पानी कौन देखेगा? वो मुझे नहीं पता माँ। अगर आपको खर्चे पानी की इतनी ही चिंता है तो आप हमारे साथ क्यों नहीं चलती? अगर आपको नहीं जाना तो पूनम जो ब्यूटी पार्लर चला रही थी, अब से वो ब्यूटी पार्लर आप ही चला लेना। इतना कहने के बाद दोनों भाई बहन घर से चले जाते हैं। अगले ही दिन सुबह हो जाती है और उर्मिला मन ही मन सोचती है, आखिर ये बच्चे अपने आप को समझते क्या हैं? उनको क्या लगता है उनकी माँ अकेले नहीं रह सकती? शायद पूनम ये भूल गई थी कि उसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स मैंने ही सिखाया था। मैं अब उससे भी बेहतर ब्यूटी पार्लर चलाऊंगी। इतना बोलकर उर्मिला ब्यूटी पार्लर चली जाती है। वहाँ पर लावण्या बाहर खड़ी हुई थी और वो पूनम का इंतजार कर रही थी। अरे माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पूनम मैम कहाँ गई? वो आज नहीं आई क्या? पूनम अपने भाई के साथ इस गांव को छोड़कर विदेश चली गई है। आज से मैं ही इस ब्यूटी पार्लर को संभालूंगी। क्या तुम्हें मेरे साथ काम करने से कोई दिक्कत है? नहीं माँ जी, मुझे तो सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब है। ब्यूटी पार्लर आप चलाओ या आपकी बेटी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। उर्मिला ब्यूटी पार्लर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद एक लड़की ब्यूटी पार्लर में आती है। अरे पूनम मैम कहाँ है? मुझे उनसे ही फेशियल करवाना है। पूनम मैम गांव छोड़कर चली गई है। तुम मुझे बताओ, आखिर तुम्हें क्या करवाना है? मुझे अपने चेहरे पर फेशियल मसाज करवाना है और मसाज बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि मुझे आज एक पार्टी में जाना है। उर्मिला अपने हाथों से उस लड़की के चेहरे पर मसाज करने लगती है। जब फेशियल मसाज हो जाता है तो वो लड़की खुश होकर बोलती है, वाह माँ जी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। मेरा चेहरा कितना ज्यादा चमक रहा है। आप तो अपनी बेटी से भी कई ज्यादा अच्छा मसाज करती हैं। इतना कहने के बाद वो लड़की पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन वो लड़की अपने साथ कुछ और लड़कियों को भी साथ लेकर आती है। माँ जी, आपको पता है कल जिस फंक्शन में मैं गई थी वहाँ पर लोग मुझे घूर घूर के देखे जा रहे थे। जानती है क्यों? क्योंकि आपने मेरा फेशियल जो किया था और मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे जिद करने लगी कि वो आपसे ही मसाज करवाएंगी। उर्मिला सबका मसाज करने लगी। उर्मिला का ब्यूटी पार्लर अब पहले से भी अच्छा चलने लगा था।
ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, उर्मिला की ब्यूटी पार्लर के आगे एक बड़ी सी कार आकर खड़ी हो जाती है। उस कार में से एक बड़ा बिजनेसमैन और एक लड़की निकलती है और वो दोनों ब्यूटी पार्लर के अंदर आ जाते हैं और वो आदमी उर्मिला से कहता है, मेरा नाम अभिराज है और मैं यहाँ का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। कल मेरी बेटी की शादी है। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा मेकअप करती हो, तो प्लीज आप मेरी बेटी को सुंदर बना दो। ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा सौभाग्य की बात है जो आप मुझ पर विश्वास करके अपनी बेटी को यहाँ लेकर आए। मैं आपकी बेटी को इतना सुंदर बना दूंगी कि उस पर से किसी की नजर ही नहीं हटेगी। उर्मिला दिशा के चेहरे पर मसाज करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो बिजनेसमैन और उसकी बेटी मसाज करवाकर वहाँ से चले गए। कुछ ही देर के बाद वही बिजनेसमैन अपने गुंडों के साथ वहाँ फिर आता है। ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारा पार्लर हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर मैंने क्या किया है? कुछ देर पहले तो आप बहुत खुश थे। जब से मेरी बेटी तुमसे मसाज करवा के गई है, उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। तुमने मेरी बेटी का पूरा चेहरा खराब कर दिया। कल मेरी बेटी की शादी है, कहीं लड़के वाले उसका चेहरा देखकर मना ना कर दे। इसलिए आज के बाद से तुम्हारा ब्यूटी पार्लर यहाँ नहीं चलेगा। इतना कहने के बाद उस बिजनेसमैन ने उर्मिला को उस ब्यूटी पार्लर से बाहर निकाल दिया और उसके ब्यूटी पार्लर पर ताला लगा दिया। बेचारी उर्मिला उदास मन से अपने घर पर वापस आ जाती है। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पर लावण्या आ जाती है। माँ जी, आपका ब्यूटी पार्लर तो बंद हो गया। अब आप मेरी तनख्वाह मुझे दे दीजिए। बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम अपनी तनख्वाह कुछ दिन बाद नहीं ले लोगी? तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? माँ जी, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। मुझे तो सिर्फ अपने पैसे चाहिए। लेकिन बेटा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैं तुम्हें पैसे कैसे दे पाऊंगी? मुझे ये सब पता ही था। अच्छा हुआ तेरे साथ बुढ़िया, जो तेरे बच्चे तुझे छोड़कर चले गए। लावण्या इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद लावण्या मुखिया के घर पहुँच जाती है। आओ लावण्या, आओ। मैंने तुमसे जो कहा था तुमने वही किया। अब मैं अपनी बेटी का ब्यूटी पार्लर खोल सकता हूँ और मैं तुम्हें वहाँ पर 2 गुनी तनख्वाह भी दूंगा। लेकिन मुखिया जी, उस बुढ़िया का कुछ करना होगा। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे चुप बैठेगी। तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगले ही दिन मुखिया कुछ आदमियों को लेकर उर्मिला के घर पर चला जाता है और वो उर्मिला के घर पर आकर बोलता है, उर्मिला, तुमने हमारे गांव का नाम खराब किया है, इसीलिए तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना होगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी? मैं अपना गांव और घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी? अब तुम यहाँ पर नहीं रुक सकती। तुमने बहुत बड़े बिजनेसमैन की लड़की का चेहरा खराब किया है। अगर तुम यहाँ और रही तो न जाने किस किस का चेहरा खराब करोगी। पर मुखिया जी, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। पता नहीं वो कैसे हुआ। अगर तुम सीधे तरीके से यहाँ से नहीं जाओगी तो हम और हमारे गांव वाले तुम्हें धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल देंगे। लेकिन मुखिया जी, मैं बूढ़ी औरत बेसहारा कहाँ जाऊंगी? मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, तुम बस यहाँ से निकल जाओ। बेचारी उर्मिला को मुखिया जी ने धक्के मारकर घर से ही बाहर निकाल दिया। बेचारी उर्मिला भूखी प्यासी एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी एक अनजान औरत उर्मिला के पास आती है। मैं तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ। आखिर तुम्हारे परिवार वाले कहाँ गए? उस औरत की हमदर्दी देखकर उर्मिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो रोते हुए अपनी सारी कहानी उस औरत को बता देती है।
सुनो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरा एक घर है और वहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर भी है। वो एक सोने का ब्यूटी पार्लर है, लेकिन वो कुछ सालों से बंद है। तुम चाहो तो सोने के ब्यूटी पार्लर को दोबारा से चला सकती हो। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। सब कुछ ठीक है, लेकिन आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हैं? बस मुझे ये पता है, एक दूसरे की मदद करना ही सही होता है। लेकिन मेरे ऊपर अब कौन विश्वास करेगा, क्योंकि मेरा ब्यूटी पार्लर तो बंद हो गया और मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया गया। और एक बार फिर से पार्लर नहीं, तुम ब्यूटी पार्लर तो खोलो। मेरे सोने के ब्यूटी पार्लर में जो क्रीम रखी है, फेशियल रखे हैं, बस तुम उसे ही यूज करना। उसके बाद तुम उस फेशियल का कमाल देखना। उर्मिला उस औरत पर विश्वास कर उस सोने की ब्यूटी पार्लर को चलाने के लिए तैयार हो जाती है और उस औरत के साथ उसके सोने की ब्यूटी पार्लर में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो औरत उर्मिला को सब कुछ समझाकर वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन उर्मिला जब सोने का ब्यूटी पार्लर खोलती है, तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। आइए अम्मा जी, क्या आपको अपनी बेटी का मसाज करवाना है? लेकिन आपके साथ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या एक बूढ़ी औरत मसाज नहीं करवा सकती क्या? मेरा तुम मसाज नहीं करोगी? मैं भी आजकल की लड़कियों से कम नहीं हूँ। बुढ़िया की बात मानकर उर्मिला थोड़ी देर के बाद उस बूढ़ी औरत का मसाज करने लगती है और मसाज करवाने की थोड़ी देर बाद ही वही बूढ़ी औरत जवान हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? मैं तो जवान हो गई। ये कैसे संभव है? ये तो मैं भी नहीं जानती कि आखिर ये सब कैसे हो गया। अब बूढ़ी औरत जवान हो चुकी थी। उसने ढेर सारे पैसे उर्मिला को दे दिए और वो बहुत खुश थी। उर्मिला भी बहुत खुश हो गई। अगले दिन उर्मिला को एक आइडिया आता है और वो अखबार में आर्टिकल छपवा देती है। उस आर्टिकल को देखते ही सभी औरतें उसके पास आती हैं, जो अपने घर में काम करने की वजह से खुद पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। और कुछ दिनों बाद वही बिजनेसमैन अपनी बेटी को लेकर उर्मिला के सोने के ब्यूटी पार्लर में वापस आता है और वो उर्मिला से माफी मांगता है और अपनी बेटी का उस जादुई फेशियल क्रीम से मसाज करने को कहता है। माफी मांगने के बाद उर्मिला उसका मसाज करती है। मसाज करने के बाद उसकी बेटी का चेहरा पहले की तरह ठीक हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वही औरत उर्मिला के सामने आ जाती है, जिसका ये सोने का ब्यूटी पार्लर था। उर्मिला उस औरत को धन्यवाद कहती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी इतनी मदद की। तुम मेरी अपनी भी नहीं थी, फिर भी तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। तुम मुझे धन्यवाद मत कहो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही तो आई थी, लेकिन मैं एक साधारण इंसान नहीं हूँ। तभी थोड़ी देर बाद वो औरत एक परी के रूप में आ जाती है। मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ आई थी। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती थी और मैं उन्हीं लोगों की मदद करती हूँ जो सच्चे होते हैं और मन के अच्छे होते हैं। मैं तुम्हें ये परियों का सोने का ब्यूटी पार्लर और ये जादुई फेशियल क्रीम दे रही हूँ, जिससे तुम्हारी जिंदगी पूरे तरीके से बदल जाएगी और तुम हंसी खुशी से रहने लगोगी। उर्मिला परी का धन्यवाद करती है और परी का दिया हुआ सोने का ब्यूटी पार्लर वो बहुत ही अच्छे से चलाती है और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। रागिनी एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो शहर के बड़े स्कूल में एक बहुत बड़ी टीचर बने। उसका ये सपना पूरा भी हो गया और उसे एक अच्छे बड़े स्कूल में जॉब मिल गई।
माँ, आपको पता है इतना अच्छा पैकेज मिल रहा है मुझे, सच में मैं बहुत खुश हूँ। माँ, आप देखना, मैं सबके सपने पूरे करूँगी। मुझे इसी दिन का इंतजार था। बस मेरी 1 महीने बाद सैलरी आने दो, मैं घर का नक्शा ही बदल दूंगी। बहुत सारे काम करने हैं माँ, घर की मरम्मत करवानी है, आयुष के लिए नया क्रिकेट किट लाना है। वो बोल रहा था कि दीदी इस बार मुझे जन्मदिन पर क्रिकेट किट ही चाहिए। और पापा का चश्मा तो देखो कितना खराब हो गया है। मैं पापा का नया चश्मा भी बनवा दूंगी और कुछ कपड़े भी खरीद लेंगे। माँ, कितनी पुरानी साड़ी हो गई है तुम्हारी। इस बार दिवाली पर भी आपने कुछ नहीं लिया था। बस मुझे तो अब बहुत मेहनत से स्कूल में जॉब करनी है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ, सब ठीक हो जाएगा। रागिनी बिटिया, सब हो जाएगा। मुझे पता है मेरी बच्ची बहुत मेहनती है, पर साथ साथ अपने खान पान का भी ख्याल रखा कर। पूरा दिन स्कूल में मेहनत से पढ़ाना, फिर घर आकर घर के काम, तू अपना भी तो ख्याल रखा कर। मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी प्यारी माँ जो है। दीदी, मैं भी अपने सभी दोस्तों को बता कर आता हूँ कि मेरी दीदी मेरे लिए क्रिकेट किट लाने वाली है। अब मेरे पास भी नया बैट बॉल होगा। रागिनी बिटिया, ये देखो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर आए हैं। हमें पता था कि हमारी बिटिया खुशखबरी लेकर आने ही वाली है। समोसे? थैंक यू पापा, हम सब मिलकर खाएंगे। आप बैठो, मैं अभी प्लेट में निकाल कर लाती हूँ। पर पापा, मैंने आपको मना किया था ना, आप अभी रेस्ट करो। डॉक्टर ने आपको रेस्ट के लिए बोला है। आप फिर घर से बाहर क्यों चले गए? क्या करूं बेटा, घर पर लेटे लेटे थक जाता हूँ, मन नहीं लग रहा था। कितनी देर बैठकर टीवी देखूं या मोबाइल फोन चलाऊं। सोचा थोड़ा बाहर की हवा खा लूंगा, इसीलिए चला गया। अरे अब मैं ठीक हूँ, मेरी बिटिया खुश है, उसकी नौकरी लग गई है, तो मुझे अब कोई चिंता कहाँ। अब तो मैं आराम से बैठूंगा। बिल्कुल पापा, आपने बहुत काम कर लिया, अब मेरी बारी है। रागिनी के पिता को कुछ दिन पहले ही हार्ट की दिक्कत हुई थी। बढ़ती उम्र और बीमारी को देखते हुए दुकानदार ने भी उन्हें नौकरी से निकाल दिया। कुछ समय से घर तो परेशानियों से घिरा हुआ था, पर रागिनी की टीचर की जॉब लगते ही सबके चेहरे पर खुशी आ गई। रागिनी बहुत ही मेहनत से सभी बच्चों को पढ़ाती। कुछ दिनों में ही रागिनी स्कूल के बच्चों की फेवरेट हो गई। पर एक बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की रागिनी की क्लास में पढ़ती थी। रागिनी ने कई बार उसे वार्निंग दी कि वो सुधर जाए, पर सीमा रागिनी की बात पर ध्यान नहीं देती थी। उसे इस बात का घमंड था कि वो स्कूल उसके पापा का है। क्या बात है सीमा, तुम आज फिर 1 घंटा लेट आई हो। मैं तुम्हें ऐसे क्लास में नहीं आने दूंगी। ये स्कूल है, यहाँ पर टाइम पर आते हैं सब बच्चे, इसीलिए तुम भी टाइम पर आया करो। बाहर जाकर खड़ी हो जाओ, अब नेक्स्ट पीरियड में ही तुम्हें अंदर बुलाऊंगी। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? ये मेरे पापा का स्कूल है, मैं किसी भी टाइम क्लास में आ सकती हूँ और जा सकती हूँ। सीमा, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम्हें मेरा कहना मानना ही होगा। सीमा ने रागिनी की बात को नहीं माना और सीट पर जाकर बैठ गई। उस समय रागिनी चुप हो गई। उसने सोचा कि छोटी बच्ची है तो ज्यादा डांटना ठीक बात नहीं है, पर रागिनी की ढील से सीमा और ज्यादा बिगड़ी हरकत करने लगी। ऐसे ही एक दिन, सीमा, ये क्या बात है? मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और तुम अपना लंच खोलकर बैठी हुई हो। अभी के अभी क्लास से निकल जाओ। इस टीचर ने तो मेरी नाक में दम किया हुआ है। मैं अभी पापा के पास जाती हूँ। सीमा के पापा उसी समय स्कूल में आए हुए थे। प्रिंसिपल भी वहीं पर खड़ी थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती थी। पापा, इस टीचर को अभी के अभी स्कूल से निकाल दो, ये मुझे बहुत परेशान करती है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं स्कूल और घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं नहीं सीमा, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए स्कूल में तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तुम मेरी एक लौती औलाद हो। रागिनी, अभी के अभी मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। प्रिंसिपल मैडम, इसका हिसाब कर दीजिए।
पर सर, इसमें मेरी क्या गलती है? सीमा की गलती आप नहीं देख रहे। आप मुझे ही नौकरी से निकाल रहे हैं। आप सीमा के भविष्य के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। रागिनी, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे कारण हमारी भी नौकरी पर बात आ जाए। अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। तुम्हारा जो भी इस महीने का हिस्सा बनता है हम तुम्हें दे देंगे। कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। रागिनी के सपनों पर पानी फिर गया। रागिनी स्कूल से बाहर आकर बहुत रोई। उसे बिना गलती की सजा मिली, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। रागिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस मुंह से घर जाए। अगर वो अपने पापा को ये बताती कि उसकी नौकरी चली गई है, तो उसके पापा को एक बार फिर से सदमा लग जाता। रागिनी इसी सोच में घर की तरफ पैदल ही बढ़ रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो एक सुनसान सड़क पर आ गई। रागिनी को चक्कर आए और वो बेहोश हो गई। जब उसकी आँख खुली तो वो बादलों में बने परीलोक में थी। मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बादलों में हो, ये परीलोक है। तुम धरती लोक पर बेहोश हो गई थी। हम धरती लोक पर घूमने के लिए गए थे, तभी हमने तुम्हें बेहोश देखा और तुम्हें उठाकर परीलोक ले आए। मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे घर जाना चाहिए। हम तुम्हें घर छोड़ देंगे, पर तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। क्या हुआ, हमें बताओ। रागिनी परियों को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है, जिसे सुनकर परियां भी दुखी हो जाती हैं। तभी उनमें से एक परी बोली, रानी परी, क्यों ना हम अपने तारों के स्कूल में पढ़ाने के लिए रागिनी को ही टीचर रख लें। हमें भी तो परियों के तारों के स्कूल में एक ऐसी टीचर की तलाश थी जो धरती लोक के बारे में बच्चों को ज्ञान दे सके, ताकि हमारे बच्चे बड़े होकर जब धरती लोक पर जाएं, तो धरती लोक के बारे में उन्हें पूरी जानकारी हो। हाँ मेघना परी, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। रागिनी, क्या तुम हमारे परिलोक के बच्चों को पढ़ाना चाहोगी? हमें भी बहुत अच्छा लगेगा जब एक धरती लोक की टीचर हम परियों के बच्चों को पढ़ाएगी। हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं जरूर पढ़ाना चाहूँगी, पर रोजाना मैं यहाँ कैसे आ सकती हूँ? ये तो बादल है ना। उसकी तुम चिंता मत करो। हम बादलों में एक ऐसी जादुई सीढ़ी बनाएंगे जिससे तुम बादलों में आ जा सकती हो। और एक बात, तुम्हें हर महीने परिलोक के अनुसार तनख्वाह भी मिल जाएगी, इसलिए अब तुम्हें पैसों की भी कोई चिंता नहीं रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल से ही स्कूल आ जाऊंगी। ये परीलोक का जादुई मोबाइल फोन है, इसे तुम अपने पास रखो। अब हम तुमसे इसी फोन पर बात किया करेंगे। उसके बाद रागिनी खुशी खुशी अपने घर लौट आई। अगले दिन से ही रागिनी बादलों में बने परियों के जादुई तारों के स्कूल में पढ़ाने जाने लगी। परीलोक की परियां बहुत अच्छी थी। वो हर महीने रागिनी को सैलरी के रूप में सोने के सिक्के दिया करती थी। रागिनी की मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसके पास बहुत पैसे जुट गए। अब उसने खुद का एक स्कूल बनाया जहां वो गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने लगी। गरीब बच्चों के माता पिता रागिनी को बहुत दुआएं देते थे। बच्चों को पढ़ाने के लिए रागिनी ने बहुत अच्छे टीचर अपॉइंट किए। अब रागिनी का स्कूल शहर के टॉप स्कूलों में गिना जाने लगा। रागिनी की अच्छाई का फल उसे मिल गया। रागिनी ने अपने परिवार को वो सारी खुशियाँ दी जिसका वो सपना देखा करती थी। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।